गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये बोलते बोलते कुछ रुक गए थे इमरान हसन, बोलते बोलते कुछ रुक गए इमरान हसन, और ये है अमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। एक और ठंडा और ड्राई मौसम के साथ, फोगी मॉर्निंग के साथ एक दिन शुरू हुआ चाहता है, खासतौर पे लाहौर में, पंजाब में, वस्ती और जनूबी पंजाब में। उसके साथ साथ हमें नहीं पता इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है। मुझे लगता है कि वहाँ पे फोग कम होती है, बट येस मौसम बहुत ठंडा है और इस फोग में नुकसान भी हो सकता है अगर एहतियाती तदाबीर ना की जाए। सो अगर कहीं पे भी जाना है, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं और टाइम की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप लेट हो सकते हैं। आप लेट हो सकते हैं, कभी कभी आप सोए भी रह सकते हैं। अगर आपका अलार्म आपने बंद करके सोचा कि आप दोबारा उठ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। इस शेर में शायर का इशारा अपनी तरफ है। मेरी तरफ है। आज मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ कि मेरा अलार्म बंद हुआ, मैं दोबारा जब देखा तो कुछ टाइम इतना ज्यादा था कि कहना चाहिए इस शेर में शायर सोता रह गया। बिल्कुल शायर सोता रह गया, लेकिन उम्मीद करते जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्रिकेट मैच के बाद अब आपके दुख में थोड़ी कमी आई होगी, क्योंकि मैच के बाद बहुत सारे लोग कल बहुत दुखी थे, इमरान समेत, जिन्होंने ऑन एयर तो इस दुख का इजहार किया। बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उन्हें दुख का इजहार ऑन एयर कर सके, लिहाजा हमने सोचा कि हम आपके दुख में जिनको अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिलती थी वो अपने टीवी तोड़ के इजहार करते थे, बर्तन तोड़ के इजहार करते थे। हमें चूंकि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इससे हमारे घर के टीवी और बर्तन महफूज हैं, हमें उतना गुस्सा नहीं आता। खैर आगे बढ़ते हुए हम अगर इस सीरीज की बात करें तो कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त तो भाई बहुत ही बुरी हुई ना कराची में, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब पहली बार वाइट वॉश हो गया। पाकिस्तान की टीम ने ऐसा लगता है कोशिश भी नहीं की, मतलब पाकिस्तानी बैटर्स तो बिल्कुल ही नाकाम रहे। रिस्क हमने इस हद तक नहीं लिया कि हम एक आध बॉलर और एक्स्ट्रा खिला लेते कि अगर हमें कम रन के ऊपर इंग्लैंड की टीम को घर भेजना है तो हम उसके लिए कोई एफर्ट कर लें। पूरा फोकस हमारा बैटिंग के ऊपर था और बैटर्स माशाल्लाह ऐसे थे कि यके बाद दिगरी उन्होंने कहा भी हमने तो ये जो 60-70 साल की तारीख है ना, हमने तो इसका कलाकमा करना ही, और वो उन्होंने किया। खैर इस सूरत हाल के अंदर अब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ सीरियस किस्म के इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। बाबर आजम कल अंडर प्रेशर तो नजर आए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि अभी तक वो जो इम्पैक्ट आना था इस हार का वो पाकिस्तानी टीम पे नहीं है और खासतौर पर टीम मैनेजमेंट पे नहीं आया है, जिसकी बहुत गलतियां हैं टीम सिलेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और उसके साथ साथ अपने होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट सीरीज को हारना पाकिस्तानी टीम के लिए इटसेल्फ कोई अच्छी बात नहीं है, और इससे आइंदा फर्दर कल भी तज्जाकार जो कह रहे थे कि हमने जितनी मेहनत से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी लाई है, जब ऐसी बड़ी टीम्स आती हैं खेलने के लिए तो वो अपने कैलिबर की टीम्स और जो टीम्स अच्छा परफॉर्म करती है उनके साथ खेलने की ख्वाहिशमंद होती है, और ऐसे मौके पे जब पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो इससे खुदा न खासा इस तरह के खतरात भी लाक हो सकते हैं। सो लिहाजा हमें अपनी टीम परफॉर्मेंस, सिलेक्शन, एवरीथिंग शुड बी फोकस्ड, क्योंकि ये सारी चीजें फॉर द लॉन्गर रन पाकिस्तानी टीम के लिए नुकसानदेह। आप ऐसा मुझे जो है ना सपोर्टिव लग रही है, जैसे कल शाहीन शाह नहीं सपोर्ट में आगे बाबर आजम की और दीगर खिलाड़ी आके ट्वीट्स कर रहे थे कि यस ही इज नंबर 1, हु डाउट्स इट। शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे, उनके ब्रांड नेम पे, उनकी कारकर्दगी पे किसको शक है, लेकिन when it comes to perform as a captain तो हमें शदीद रिजर्वेशन इसलिए होते हैं कि he is always defensive। हम तीसरे अगर टेस्ट के अंदर देखें तो पाकिस्तान की टीम चाह के भी इंग्लैंड जैसा अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकी है, हालांकि हमने टॉस जीता था और हमने वही रन जो पूरे दिन में बनाए उन्होंने एक सेशन में बनाए थे, तो हमने क्यों नहीं सीखा? कम से कम हम थोड़ा रिस्क ही ले लेते, मैच तो वैसे ही हार जाना, लेकिन इमरान रिस्क तो ले लेते। इमरान आपने जैसे कहा कि बाबर की परफॉर्मेंस पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैप्टनसी अगर उनको दी गई है तो उसमें मैनेजमेंट को भी सोचने की जरूरत है कि आप इतने बड़े स्टार प्लेयर को इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जो वो खुद अपने करियर के जो कह रहे हैं ना पीक पे जाने के लिए रेडी है। सो ये मैनेजमेंट की भी इसमें गलती है, इसमें बाबर आजम की। चलें, मैंने शाहीन का जिक्र किया तो आपकी इजाजत से हम शाहीन को विश भी कर देते हैं। उनके निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई है और बड़ा जबरदस्त 3 फरवरी को उनका निकाह है। अनुषा अफरीदी, आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, सो शाहिद अफरीदी साहब के दामाद बनने जा रहे हैं और ये प्यारा सा एक कपल जो आपके सामने है, दे बोथ आर यंग माशाल्लाह। शादी अभी नहीं हो रही है, निकाह अभी हो रहा है। कुछ लोग परेशान हो रहे थे कि अगर 3 फरवरी को निकाह है तो हनीमून पे चले जाएंगे, तो पीएसएल कलंदर्स की तरफ से कौन खेलेगा? तो लाहौर कलंदर फैंस जस्ट बी रिलैक्स, ये सिर्फ निकाह सेरेमनी है जो कि अफरीदी ट्राइब्स की जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक, जो भी इनके खानदानी तरीकाकार उसके मुताबिक होगा। हमारी दोनों को बेस्ट विशेस भी और दोनों फैमिलीज को भी बेस्ट विशेस हैं कि अल्लाह करे आपकी जोड़ी बहुत अच्छे से चले और बहुत मुबारक हो आपका जिंदगी का सफर। दूसरी जानिब हारिस रऊफ की भी शादी की डेट आई है और वो 28 दिसंबर को अपनी क्लास
राज फेलर से शादी करने जा रहे हैं, ऐसी कुछ खबरें आ रही थी। तो हम रिश्ते वाली लग रहे होंगे आपको, जिसमें हम मुबारकबाद दे रहे हैं और खानदान कोई रहते नहीं गया, नहीं रहते नहीं, हालत नहीं कोई रहा। चलें जी, तुम नजर आते हैं। आई विश कि वो सारी कंट्रोवर्सीज मेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई विश कि हम कंट्रोवर्सीज और गॉसिप्स जो हमें पता है वो सारे हम ऑन एयर बता पाते हैं, हम सब नहीं बता पाते, पता होता है। जस्ट इमेजिन अगर हम ये सब बातें ऑन एयर कर रहे हो। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं जी, फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। आपको पता है जो लियो मेसी हैं, जिन्हें GOAT ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, बहुत से लोग कहते हैं क्या बकरी की वजह से गोट कहते हैं इनको, तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स उनको, इसलिए उनको गोट कहा जाता है। सो एवरीबडी वाज सपोर्टिंग एंड लविंग गोट फॉर हिज परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप फाइनल। ये कितने मिलियन नहीं, कितने लोग हैं, करोड़ों में लगता है पूरा अर्जेंटीना निकल आया ब्यूनस आयर्स के अंदर। भाई इतनी बड़ी गैदरिंग मैंने अपनी जिंदगी में किसी इवेंट के बाद नहीं देखी है, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन किसी एहतजाज में भी नहीं देखी है। मतलब इतनी जैसे कहते हैं ना फुटबॉल के लिए क्रेजी नेशन नहीं देखा है। उफ, और जो मनाजिर आप देख रहे हैं कल से आप देख ही रहे होंगे। और दूसरी जाने मेसी जो है वो अकेले सोए भी नहीं है रात को, वो जो ट्रॉफी थी ना उसको साथ रख के सोए। ये ताजा, ये लुक एट द पिक्चर्स, ये ताजा तरीन पिक्चर्स है उनकी। और मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब कोई नई चीज अम्मी अब्बू दिलाते थे ना रात को तो किसी को देते नहीं थे, साथ रख के सोते थे, कोई ले ना ले। आपको पता है मेसी की इस पिक्चर को 63.9 मिलियन, वो जो ट्रॉफी वाली जिसमें उन्होंने ट्रॉफी होल्ड की हुई है, उस पिक्चर को 63.9 मिलियन लोगों ने एवर सबसे ज्यादा लाइक की गई, मतलब मिलियंस में बात हो रही है। बिल्कुल। और इससे पहले वैसे ये एजाज रोनाल्डो के पास था, और जो रोनाल्डो फैंस हैं मुझे लगता है कि उनके दिल पे ये बातें तीर की तरह लग रही होंगी। वो कह नहीं रहे, अभी खामोश हैं क्योंकि इवेंट इतना बड़ा है, वो भी उस शौक से बाहर नहीं आ रहे जो उनको रोनाल्डो के बाहर होने की सूरत में और फिर मेसी की जीतने की सूरत में है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं राइवलरी भी तो चलती है इनके दरमियान। लेकिन देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। जिस तरीके से मेसी अपनी टीम को लेकर चले हैं, इतना बड़ा टाइटल जैसे वो 36 साल के बाद जिताने में कामयाब हुए हैं, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में बहुत से वर्ल्ड कप्स आएंगे, ये वाली जीत याद रखी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए जी, ये फुटबॉल की बातें हो गई, अब जरा अब बचत की बात आते हैं। कौमी सतह पे जो बचत होने लगी है जी, 8 बजे किधर दुनिया में फुटबॉल हो रहा है, मैं आपको पाकिस्तान में रख आप रही हूं। हमें बस बल्ब बंद करवा ले जिंदगी में। मैं आपको बल्ब बंद कराऊंगी, मैं मार्केट्स में नहीं। हुकूमत ने जी 8 बजे सब कुछ बंद करने का ऐलान कर दिया है, रेस्टोरेंट मार्केट सब बंद होगा और शादी हॉल 10 बजे तक खुले रहेंगे। और ये हुकूमत ने नया जो एनर्जी सेविंग का एक फॉर्मूला बनाया, वैसे पहले भी इंप्लीमेंट होता था लेकिन स्टिल वो कोविड के दिनों में होता था, अब ये एनर्जी सेविंग फॉर्मूला। सरकारी जो इदारों में अफरादी कुव्वत है वो काम करेगी, मैं 20% हटा देता हूँ। अच्छा। ये खबर मतलब 20% जो है ना वो घर से काम करेगी। तो मुझे जब कल मैंने देखा काम करेगी सरकारी अफरादी कुव्वत, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। I've been working in सरकार तो मैं ज्यादा नहीं कहता, वही करेगी। 20% जो अफराद है ना वो घर से काम करेगी और इससे बताया आपको 56 अरब रुपए की बचत होगी, ये होगा इससे। खैर उससे क्या होगा, शादियों के औकाते कार में 56% से बचत से बताएं क्या अच्छा करेंगे? अगली खबर जो है इसका मुझसे और आपसे दोनों से ताल्लुक नहीं है। शादियों के जो औकाते कार हैं और रात 10 बजे तक होंगे, हमारी होगी, हमें नहीं टेंशन। अच्छा, रेस्टोरेंट्स और मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। 62 अरब रुपए की इससे कहा जा रहा है बचत होगी। पुराने पंखे जो हैं वो 120 और 130 वोल्ट पर मजबूरी तौर पर बिजली आपको पता है इस्तेमाल करते हैं। पंखों का वैसे सीजन भी नहीं है, इससे भी अब बचत होगी। नए पंखे देगी, सर्दी में देगी तो लोगों में हो जाएगा ना, मतलब 2-3 महीने बाद दे जो भी देना। इसके अलावा जी कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से भी हुकूमत का प्लान है कि वो भी किया जाएगा। दूसरी जानिब गैस फराहम करने वाली जो कंपनियां हैं वो गीजर्स के लिए बचत के मुख्तलिफ आलात फराहम करेंगी। इससे 92 बिलियन 92 अरब रुपए की बचत होगी। सॉरी टू इंटरप्ट, जो गीजर जो आपने पिछले सीजन में 26,000 का लिया था वो 47,000 का है, तो ये बचत नहीं करेगी, कोई आपको कुछ नहीं देगा, आपको उतने का गीजर खरीदना पड़ेगा। अच्छा, वैसे जितनी बाइक्स है ना, ई बाइक से फायदा होगा मुझे, पेट्रोल आप गीजर की बात हाँ गीजर से तो होगा। खैर चलें जी, बहुत कुछ है हमारे पास, इतनी खबरें हमारे चुप करने को दिल नहीं करता है। हम अब सियासत के बारे में बताते हैं। हम लाहौर में हैं, ये पंजाब का दिल है और इस वक्त ये सियासत का भी दिल है और सियासत के सीने में ऐसे दिल नहीं होता। देखते हैं आज की बड़ी खबर में क्या है। सियासत के सीने में दिल नहीं होता। डीप थॉट्स, वेरी डीप। मौसम जी हर गुजरते दिन के साथ साथ सर्द हो रहा है, लेकिन सियासी माहौल में गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। अगर हम पंजाब की सियासी जंग का फाइनल राउंड उस बात की जाए तो वो शुरू हो गया है। इमरान खान के ऐलान के मुताबिक 23 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। इस डेडलाइन को सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले पंजाब असेंबली बचाने और तोड़ने की जो सियासी लड़ाई है वो उरूज पर पहुंच गई है। गवर्नर पंजाब की जानिब से तलब करदा जो इजलास है इसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। पीटीआई ने एतमाद का वोट लेने के लिए जो है बजाय जुम्मा 23 दिसंबर को वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराने की तजवीज़ दी है और इसी इन दिनों में तीनों तहरीकों को नाकाम बनाने के बाद
असेंबली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवा दी जाएगी, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर पंजाब की जानिब से जो इत्तेमाद के वोट के लिए तलब करदा इजलास है उसको गैर आईनी करार देते हुए एजेंडे पर मौजूद तमाम कार्रवाई 23 दिसंबर तक के लिए मौखर करने की रूलिंग दे दी। उलझ गए हम, एक बार फिर उलझ गए, इन घुमड़ केरियों में पड़ गए हम। पीटीआई की हिकमत अमली के बाद पीडीएम की जवाबी चाल क्या होगी, आज सब इस जानिब देख रहे हैं। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी भी सरगर्म हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं, और जो कि वज़ीर आज़म हैं, और इस वक्त देखना यह है कि यूं किस करवट बैठता है। नून लीग ने बहरहाल एक बात वाज़े कर दी है कि अगर आज परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर देंगे। क्या आइन इसको इसकी इजाज़त देता है। दूसरी जानिब खबरें ये भी आ रही हैं कि मामला अदालत में जाएगा, और ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कह रही है कि अदालत जा सकता है ये मामला। इस तनाज़े से मजबूरी तौर पर एक बार फिर एक आईनी बहरान है, कानूनी बहरान है। 12 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा वंस अगेन एक क्यास का शिकार है, और इस वक्त कभी इम्कान इस बात का मौजूद है कि जो सियासी मामला है ये दोबारा अदालतों में हमें भी जाता नजर आता है। क्या असेंबलियां तोड़ेगी तहरीक इंसाफ, क्या असेंबलियां नहीं तोड़ने देगी पीडीएम? दिस इज द की क्वेश्चन दैट वी हैव। हमारे पास दो आरा मौजूद हैं, एक तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारे साथ नदीम चौधरी मौजूद हैं जो कि हमारे हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, उनके पास क्या जोड़ तोड़ के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से, लाहौर के इस ठंडे मौसम में जो गर्मा गर्मी चल रही है वो क्या है, एक तो नदीम से जानेंगे, और हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन साफ़ी आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम उनका तज्जिया लेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस सूरत हाल को किस जानिब जाता देख रहे हैं। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं पहले नदीम साहब से अपडेट लेना चाहूँगा कि उनके पास क्या ताज़ा तरीन है आज की तारीख में, जो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो नदीम, सबसे पहले हमें आगाह कीजिए, क्या है ताज़ा तरीन आपके पास है सारी सूरत हाल के ऊपर? बहुत शुक्रिया इमरान। आज जिस कदर धुंध है न सिर्फ लाहौर और पंजाब भर में, इसी तरह से सियासी माहौल भी धुंधसदा हुआ है, कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। पीडीएम की बात की जाए तो उनका अपना मौक़िफ़ है, अगर बात की जाए पीटीआई की तो उनका अपना मौक़िफ़ है। उनके आईनी व कानूनी माहिरीन कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। हर कोई अपनी अपनी राय के ऊपर, अपनी अपनी जो उनको कानूनी और सियासी मुशावरत मिल रही है उसके ऊपर डटे हुए हैं। आज फिर गवर्नर हाउस एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनेगा। गुज़श्ता रात 11 बजे तक हमने देखा कि वो सियासी सरगर्मियों का इस तरह से मरकज़ बना रहा कि वहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन, आसफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो अहम सीनियर लीगी क़यादत है और पीडीएम की जो क़यादत है वो तमाम के तमाम वहाँ पर मौजूद रहे। और उन्होंने आज की जो हिकमत अमली है, खुसूसन जब स्पीकर ने यह ऐलान किया कि गवर्नर का जो हदायतनामा है, गवर्नर का जो एतमाद का वोट लेने का जो मरासला है वो बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है, तो उसके ऊपर गौर करने के लिए रात 11 बजे तक वो इजलास जारी रहा। और अब आज सुबह फिर अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद 10 बजे के करीब दोबारा फिर ये इजलास होना है। पीडीएम की सारी क़यादत या तो वहाँ पे बनफ़्से नफीस वहाँ पर मौजूद होगी या वीडियो लिंक के जरिए उनको वहाँ पर लिया जाएगा। और जो आईनी और कानूनी माहिरीन है, जिस धुंध का आपने तस्करा किया, ये धुंध जमान पार्क की तरफ भी है या सिर्फ असेंबली जो है यहाँ तक है? दोनों अतराफ में जमान पार्क और गवर्नर हाउस, वहाँ पर दोनों तरफ यहाँ जहाँ मौजूद हैं। ये पंजाब असेंबली है, यहाँ पर भी हद निगाह सिर्फ 5 मीटर तक है। यहाँ पर से चले कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन सियासी मैदान में यकीन माने हमें कुछ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि अप्रैल से जो दिखाई नहीं दे रहा। नदीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। ये जो अभी नदीम भी अपडेट कर रहे थे, गवर्नर की जानिब से जो एतमाद का वोट है और नून लीग की जो तरीके अदम एतमाद है, इसके बाद आपको क्या लगता है ये जो असेंबलियां तहलील करने का मामला है, इतना कंफ्यूजन और इतनी क्यास हो गया है कि अभी तक हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगे हैं कि आईनी, गैर आईनी और ये सारी चीजें, आप किस तरह से देखते हैं सारे सिनेरियो को? देखिए, जो एक आसान तशरीह रही है हमेशा से आइन की, वो तो यही है कि अगर इजलास जारी हो तो उसके अंदर आप जो है इत्तेमाद के वोट की बात नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर गवर्नर पंजाब ने ये अमल किया है, तो मुझे लगता है कि वो हमारे यहाँ मतलब रवैया है अब तक सियासतदानों का कि चीजों को सुलझाने के बजाय उलझाते हैं और बजाय आप तहलील होते थे इंतखाबात की तरफ बढ़े। मुझे लगता है कि ये चीज जो है अदालत में जाएगी और अदालत ही फैसला करेगी हमेशा की तरह, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर जो है मसाइल को हल करने में नाकाम हुए और वो इस चीज से मुझे लगता है बिल्कुल आरी नजर आती है उनको जिस तरह के मसाइल का सामना है और मतलब जितना बड़ा माशी बुहरान हमारे सामने है और जो और चैलेंजेस हैं उसको बिल्कुल इग्नोर करके ये मतलब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, बजाय इसके वो एक रोड मैप दें और कहीं सूरत का खात्मा करें, उसकी कोई कोशिश नहीं हो रही है। जी अच्छा, लेकिन यहाँ पे आमिर ज़िया साहब बात ये है कि इस वक्त मामला सिर्फ ये नहीं है ना कि पीडीएम कुछ और चाहती है और हुकूमत कुछ और चाहती है, पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ।
मसला ये है कि पंजाब की हुकूमत भी वही चाहती है जो पीडीएम की का एक तबका चाहता है, और वो ये कि असम्बलियां तहलील ना हो, यानी कि सीएम पंजाब चाहते हैं कि ना हो, बरमला इजहार कर चुके हैं, सिर्फ इमरान खान चाहते हैं हो जाएं या पीटीआई चाहती है। तो इस सूरत हाल में ये जो इस वक्त आईनी तौर पे एक बहरान बन रहा है, इसमें आपको लगता है कि ये सिर्फ इट्स वर्सेस इमरान खान वर्सेस पीडीएम, या फिर कहीं ना कहीं इसमें जो मौजूदा हुकूमत यानी कि चौधरी परवेज इलाही है उनका भी कोई हिस्सा है? ये चौधरी परवेज इलाही की एक जाती ख्वाहिश जो भी है, लेकिन अगर उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है कि मैं इमरान खान के साथ जाऊंगा और जो उनके फैसला है उस पर अमल करूंगा, तब तो डिबेट खत्म हो जाती है ना। कि हमेशा पार्टी में ये होता है, हत्ता के महकमों में भी आप अगर काम कर रहे हैं जहां पर आपने अपनी तजवीज ही नहीं मानी गई तो आप उसी तरह काम करते रहेंगे, लेकिन आपकी तजवीज अपनी जगह पर है। तो मैं नहीं जो है कि चौधरी परवेज इलाही की यकीनन ख्वाहिश नहीं है कि तोड़ा जाए। या तो परवेज इलाही बड़ा अच्छा आसान रास्ता है कि अपने 10 लोग लेकर पीडीएम के साथ शामिल हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर वो नोटिफिकेशन जो है भेज देते हैं तहलील करने का, तब तो बहस खत्म हो गई ना। तब तो ये अच्छा नदीम, चूंकि रात को भी हमारी इतलात के मुताबिक रात देर तक कुछ बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं, किसी सियासी रहनुमा से आपकी बात हुई हो, किसी जरिए किसी जराए से आपकी बात हुई हो जिन्होंने कोई ऐसी खबर दी हो जिससे हम कम से कम ये डिटरमिन कर सकें कि क्या आज वोटिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्या तरीके, और अगर इन केस नहीं हो रही तो राना सनाउल्लाह का बयान बड़ा क्रिटिकल था, उन्होंने कहा हम सीएम हाउस को ताला लगा देंगे, इस तरह के बड़े खतरनाक किस्म के बयानात भी हैं। तो कोई हिकमत अमली फिर क्या है दोनों अतराफ से, क्या अपडेट्स हैं? इमरान, ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कल जो बयान दिया था वो किसी हद तक मुख्तलिफ टीवी चैनल के ऊपर थोड़ा सा गलत चलता रहा है। अच्छा। उनका ये कहना था कि अगर आज एतमाद का वोट नहीं लिया जाता तो वजीर आला अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे, लेकिन शायद इंग्लिश से थोड़ा उर्दू में तर्जमा करते हुए हमारे किसी दोस्त को शायद गलती हुई, तो वहां पर यह कह दिया गया कि ईवान वजीर आला को सील कर दिया जाएगा। हालांकि उनके ये अल्फाज थे कि ही विल सीज टू होल्ड ऑफिस। इसका मतलब है कि वो अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। तो इस वजह से ये थोड़ी सी कल कंफ्यूजन रही। तो यही बात रात को 11 बजे तक डिस्कस होती रही कि क्या ईवान वज़ीर आला को सील किया जाएगा। तो नून लीग के जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना था कि कतन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम जो कुछ भी करेंगे वो आइन और कानून के अंदर करेंगे। दूसरी जानब पीटीआई के जिन जराए से हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि स्पीकर ने अपने जो नोटिफिकेशन है, अपनी जो रूलिंग है उसके अंदर बाकायदा तौर पर आइन और कानून और अदालतों का जो हवाले हैं फैसलों के वो दे दिए हैं, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला है मंजूर भट्टू केस का, जिसमें अदालत ने यह कहा था कि अगर वोट ऑफ एतमाद के वोट की अगर बात की जाएगी तो हर हाल में वजीर आला को 10 रोज का बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है क्लियर 10 डेज कि 10 रोज का वक्त दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रोज का वक्त दिया गया गवर्नर की जानिब से वजीर आला को। तो ये जो बड़ी अहम रूलिंग है, स्पीकर की जो रूलिंग है, ये इंतहाई अहम हो सकती है। अगर ये मामला अदालतों में भी जाता है तो स्पीकर की रूलिंग को अदालत के लिए उसको ओवर रूल करना इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल ये मामला ना तो इस ऐवान में जहाँ पर हम इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं यहाँ पर हल होना है, ना ही ये ज़मान पार्क या गवर्नर हाउस में हल होना है। ये मामला बहरहाल अदालतों में जाकर हल होना है और अदालतों में जाकर यकीनी तौर के ऊपर ये जो स्पीकर की रूलिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा नदीम, ये बताएं कि अगर वोटिंग होती है तो वजीर आला के जो नंबर है आपको आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या वो पूरे हैं? पहली बात यह कि आज चूंकि इजलास होना ही नहीं है तो स्टूडेंट ऑफ द हाउस स्पीकर होते हैं। स्पीकर ने इजलास आज तलब ही नहीं कर रखा। असेंबली का तमाम का तमाम जो सेक्रेटेरिएट है वो इंडिपेंडेंट है, स्पीकर के मातहत काम करता है। स्पीकर ने इजलास 23 दिसंबर जुमे तक मुलतवी कर रखा है। आज चूंकि यहाँ पर इजलास है ही नहीं, देखना यह है कि आज जब पीडीएम वाले जब वहां पर आएंगे, उन्होंने चूंकि रात को ये ऐलान किया है कि हम पंजाब असेंबली पहुंचेंगे, हम उसके दरवाजे के ऊपर धरना देंगे। हमारे पास ये इतला है कि उन्हें अंदर आने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन ईवान के अंदर जाने की उन्हें इजाजत नहीं होगी। असेंबली के अंदर वो आ सकते हैं, अपने चैम्बर में, अपोजिशन चैम्बर में बैठ सकते हैं, ईवान में वो नहीं जा सकेंगे। जब आज इजलास ही नहीं है तो वोटिंग का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन दूसरी जानिब जो पीडीएम है वो तो प्ली ले रही है गवर्नर के हवाले से ना। खैर आमिर ज़िया साहब, अब आपके सामने तकरीबन सूरत हाल हमने पिक्चर तो बराह रास्त रख दी है, आई होप कि आप इसके अलावा भी अपडेटेड डेफिनेटली हैं। एक तो ये कि परवेज इलाही साहब ने मुसलसल एक इजलास तलब कर रखा है। कल एहसन इकबाल ने एक टेलीविजन इंटरेक्शन में कहा कि अगर 3-4 साल तक इजलास बुलाए रखेंगे तो उस पर तो दोबारा इजलास हो, कहीं ना कहीं तो आइन और कानून ने अपना रास्ता लेना है। लॉजिकली साउंड्स गुड, साउंड्स पॉजिटिव। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम परवेज इलाही की बात करें, उनका जो रिसेंट इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि जी 99% लोग नहीं चाहते, आई मीन पीटीआई के एमपीज नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते, हमने तो अभी काम शुरू किया, हमें तो फाइलें तक संभालने। इसका मतलब है उनकी इंटेंशंस नहीं है। तो ये दोनों तरफ से मज़ामत इमरान खान साहब के इस फैसले को हो सकती है। क्या वो इस फैसले को फिर इंप्लीमेंट कर पाएंगे इमरान खान साहब? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त
बस कह रहे हैं कि मज़ाहिमत अपनी जगह, लेकिन यही पे पार्टी का डिसिप्लिन काउंट करता है कि वो अपने लीडर के साथ जाती नहीं जाती है। अगर करें कि या तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि परवेज इलाही के लिए बड़ा आसान रास्ता है कि वो इमरान खान को कहते कि जी मैं जाके इसकी नून लीग की वोटों के साथ अब मैं जो हूँ हुकूमत को रन करूंगा। ये हो नहीं सकता कि अगर इमरान खान के साथ ये नहीं होगा कि बिल्कुल लोग है ही नहीं वहां पर पीटीआई के, और पीटीआई जब भी देखें, एक बात देखिए, जो पूरी पॉपुलर वेव है वो इमरान खान की है, और वो अगले 2023 के इंतखाबात पे नजर है तो इमरान खान का इस वक्त साथ छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो उनको पसंद बात आए ना आए, उनको अपनी मतलब है कि पार्टी डिसिप्लिन के हिसाब से अमल करना पड़ेगा। अब इस मुल्क अनहोनी हो जाए, लेकिन आमिर साहब, इसमें आपको ये भी देखे ना कि बात तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो रही है, फिर भी आपकी बात को दुरुस्त भी मानते हुए बिलाशुबा इमरान खान साहब की वेव है, वो बहुत मकबूल है इस वक्त और उनका वोट बैंक भी है, लेकिन बात फिर भी हमारी इतलात के मुताबिक आपकी भी होंगी कि 15 कौमी असम्बली की नशस्तें, 30 सूबाई असम्बली की नशस्तों पे सीट एडजस्टमेंट की बात है, और ये मैसेज भी इमरान खान तक पहुंच गया है कि इस पे बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बात गिव एंड टेक तक ही जा रही है, यानी कि उस वेव को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे परवेज इलाही, और वो अपनी पोजीशन को इस वक्त कैश कर रहे हैं जिसपे वो मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है। ये इसमें तो कोई हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए ना। देखिए, इत्तेहादी है वो, और इत्तेहाद उनकी ख्वाहिश है कि जो उनको उसका हिस्सा मिले, और सियासत में हमेशा गिव एंड टेक होता है, और उनको इस बात की उम्मीद है कि जैसे मुनीस इलाही का अगर सियासी मुस्तकबिल है, वो इमरान खान का ज्यादा वो चमकेगा दमकेगा बनस्बत इसके कि वो जाकर नून लीग के साथ खड़े हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो। तो इसमें अगर टेक करें, इसको कोई मायूब बात नहीं है। ठीक है, कोई मतलब वो 30 सीटों का मुतालबा करें, अगर प्रोविंस में हो सकता है 25 पे बात ठहर जाए, हो सकता है कि इमरान खान जनरल्स वो सीट्स दे दें, वो एक बात। और ये एक होता है हर जब अगर पीपल्स पार्टी फैसला करती है कि हम मुश्तरका प्लेटफॉर्म से इंतखाबात लड़ेंगे, उनमें भी गिव एंड टेक होगा। ठीक है। चले, आपकी मौजूदगी तो उठाते हुए अब एक प्रोडक्टिव सवाल भी कर लेते हैं। सियासत पे तो बात बहुत हो गई, माजरत के साथ, चूंकि कुछ निकलता नहीं है, बहस बराए बहस होती है। कल हुकूमत ने एक अहम फैसला किया आमिर ज़िया साहब काबीना के इजलास के अंदर, जिसमें मार्केट्स को 8 बजे बंद करने का फैसला है, तवानाई की बचत का फैसला है, और बज़ाहिर अच्छे इक़दाम लगते हैं और हमें बड़ी शिद्दत से ज़रूरत भी है, चूँकि आपको मालूम है कि हमारा जो हमारा बजट खसारा है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और उससे निमटने के लिए हमें डॉलर्स बचाने हैं। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, किस हद तक इम्प्लीमेंटेबल है, और पाकिस्तान का ये मुश्किल वक्त आप कैसे देख रहे हैं, कब तक कटता नजर आता है आपको? ये फैसला वही कि देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला तो नहीं करना चाहिए था। बात ही कि 28 बिलियन डॉलर से ज्यादा की एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, और अगर हम लोग डे लाइट में काम करेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर आप डे लाइट में काम करेंगे सुबह से लेकर शाम 5-6 बजे तक, तो आप कम से कम $3.5 अरब जो है बचा रहे होंगे एनर्जी इंपोर्ट्स में, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम बात है। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उन्होंने हमेशा मज़ाहिमत की है इस बात की। माजी में कोशिश हुई तो आसान फैसला नहीं होगा, फैसला अच्छा है, इस पे अमल दरामद कैसे होता है ये एक सवालिया निशान है, लेकिन होना चाहिए, और इस पे कोई नहीं। अच्छा, इसी तरह आपके यहाँ बहुत सारी गैर जरूरी इंपोर्ट्स हैं जिनको बिल्कुल एक तो पहले ही बंद किया हुआ है, हम लोग एलसीज खोलने के काबिल नहीं है, लेकिन पाउंड है, हम 3-3.5 अरब डॉलर का मंगाते हैं। कोशिश करें कि जी हमारे यहाँ जो लोकल कॉटन सीड से आप तेल निकाल सकते हैं, वो हम लोग मवेशियों को खिला देते हैं, बनोला को। तो कई चीजें ऑल्टरनेट ऐसे हैं कि जहां पर आप जरिए मुबादला बचा सकते हो, और हमें बचाना चाहिए। फिर वो मतलब एनर्जी सेव के हवाले से, सेविंग के हवाले से जो भी फैसला है हुकूमत का, ये अच्छा फैसला है आमिर ज़िया साहब के मुताबिक, और इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे नुमाइंदा एक्सप्रेस नदीम भी हमारे साथ मौजूद थे। बस सियासी सूरत हाल पर और हुकूमत के इकदाम के हवाले से हम बात कर रहे थे। सियासी सूरत हाल तो आइंदा कुछ दिनों में वाज़ेह होगी, और पंजाब की सियासत तो वैसे ही बहुत हैपनिंग रहती है हमेशा से। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन टेक्निकली अंदाजा लगाना और जायजा लेना बहुत जरूरी है। जो कल वाइट वॉश किया पहली दफ़ा इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरजमीन पर, बड़ा दुख है हमें इस बात का। इसकी वजह क्या ठहरी? हमने एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया प्रोग्राम में जो कि इंग्लैंड की टीम को बहुत ज़बरदस्त जानते हैं, पाकिस्तान की टीम को तो जानते हैं ही। हमारे लेजेंड क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस शिकस्त की क्या वजह देखते हैं, और फिर इससे कैसे हम निकल सकते हैं, क्योंकि फतह शिकस्त बहरहाल खेल का हिस्सा तो है ही। मुश्ताक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आप हमारे साथ मौजूद हैं। लेजेंड क्रिकेटर, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, फिर कोच किया है, एंड आप इन दोनों टीम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर मैं मुख्तसरन ये पूछूं कि आपके ख्याल में कहां गलती की हमने, कहां गलत हुए कि इतनी बड़ी शिकस्त हमारे सामने आ गई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी
शो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पहले तो क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड को, दे प्लेड वेरी एग्रेसिव क्रिकेट, वेरी पॉजिटिव क्रिकेट। अच्छा, वो जो उनके माइंडसेट थे ना, पिंडी से उन्होंने बता दिया था कि उस पिच के ऊपर जो डिक्लेरेशन की थी उन्होंने, मतलब 300 रन देने की और इतना ओवर्स पड़े हुए थे, तो वहां से उन्होंने बता दिया था कि वी आर हियर टू विन। और ये जो इंटेंट था उनका, जो उनके कप्तान बेन स्टोक हैं, क्योंकि मैं उनकी काफी कोचिंग कर चुका हूँ, तो उनका माइंडसेट जैसे वो एज ए प्लेयर है, उनकी कैप्टनसी में ऊपर से सोने पे सुहागा। उनके जो कोच आए मैकैलम, वो भी ऐसे ही खेलते हैं, उनका भी माइंडसेट भी बड़ा एग्रेसिव होता है। तो आई थिंक वो दोनों का माइंडसेट मिल गया, तो उन्होंने लड़कों को ये बता दिया कि जी हम 30 पे आउट हो जाए, 40 पे आउट हो जाए, हम मैच हार जाए, हमने खेलनी क्रिकेट ऐसे है। अब वो जो इसके लिए ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्लेयर होते हैं ना, उनको ये डर निकल जाता है कि हमारी सिलेक्शन का कोई इशू हो जाएगा, अगर हम मारते हुए आउट होंगे तो हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो डर है ना, जब प्लेयरों के अंदर से निकलता है ना, तब जाके ना प्लेयर एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान्स को फिर, और यही उनकी कामयाबी है। और जहां तक पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, डोंट अंडर एस्टिमेट द परफॉर्मेंसेस। हार गए हैं, मगर वो जो लाइन करीब आने थी ना, फिनिशिंग लाइन थी, वहां पे आके कोई एक्सपीरियंस नहीं थे लड़के, पैनिक हो जाते थे। उन्होंने कैरियर में, अपनी जिंदगी में कभी ये ऐसा किया नहीं होता। जब आपने ऐसे एविडेंस और नहीं मिल रहे होते ना आपको अपने कैरियर में, तो आपको वो जैसे जैसे लाइन करीब आती है जीतने की, तो आप पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, यही वजह बनी। अभी आपने ये बोली, टीम को जब ये डर होता है, जब प्लेयर्स को ये डर होता है कि एक मैच की परफॉर्मेंस पे उनको जज किया जाएगा और उनको टीम से बाहर कर दिया जाएगा, आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के अंदर ये डर मौजूद है? इसीलिए शायद बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, ना कि टीम परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें। I don't think so now for last 6 months or year, जो मैं साल से देख रहा हूँ ना पाकिस्तान की क्रिकेट, why they have reached on the final, फाइनल में क्यों खेल के हैं वर्ल्ड कप में, क्योंकि they were gel। आई थिंक बाबर की और सकलैन की जो केमिस्ट्री थोड़ी सी मिली है ना, वो ये है कि आई थिंक प्लेयरों के ऊपर से उन्होंने प्रेशर को डेफिनेटली ऑफ किया, जो मुझे नजर आता है। जो फिनिश लाइन होती है ना, फिनिश लाइन के लिए ना आपको थोड़ा सा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थोड़ा सा अपने कैरियर में 1-2 मैच जिताने जरूरी होते हैं। एज ए बॉलर अगर मैं 5 विकेट लेके मैच जिताता हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो मुझे फिर टेस्ट क्रिकेट में जाके आसानी हो जाती है। आई थिंक हमारी इस बैटिंग यूनिट में ऐसे कोई बहुत कम लड़के थे जिनको मिडिल ऑर्डर से लेके नीचे तक उनको ये पता हो कि अब मैच 70 रन रह गया, 50 रन रह गया, इसको जीतना कैसे है। क्योंकि वो आप आउटकम का ज्यादा सोचने लग जाए तो फिर प्रोसेस को भूल जाते हैं, क्योंकि आपने किया नहीं होता। तो मुश्ताक भाई, कता कलामी की मदद, तो फिर ये आपको नहीं लगे कैप्टन का काम होता है कि ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, वो कॉन्फिडेंस देता है लड़कों को ग्राउंड के ऊपर और उस दिन के ऊपर जिस दिन उन्होंने परफॉर्म करना होता है, और अगर लड़के इस अदम एतमाद का शिकार है तो कहीं ना कहीं कैप्टन जिम्मेदार होता है इस सूरत हाल का। नहीं, ऑफ कोर्स आप जब हारते हो तो आपको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ता है, कहीं ना कहीं तो खामियां होती है ना, ये नहीं होता कि खामियां नहीं होती, मगर उसके लिए रिव्यू किया जाए। जो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो जो पैनिकिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, वो जो एकदम आप खेलते खेलते जब एकदम आप गोल को अचीव करने के लिए अपने प्रोसेस को छोड़ देते हो और आउटकम का सोचते हो ना, तब पैनिक सिचुएशन होती है। ये जो होता है ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, और एक्सपीरियंस हमारे मिडिल ऑर्डर में जैसे आगा सलमान है, नीचे साउथ स्कील बहुत अच्छा खेला है, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई मीन ही प्लेड वेरी वेल, बट फिनिश नहीं करना आ रहा इनको, और जैसे इनको 2-3 मैचों में फिनिश करना आ गया तो ये दे कैन विन मैचेस। एंड आई थिंक थोड़ा सा बॉलिंग में हम थोड़ा सा ना कमी हुई। राइट मुश्ताक भाई, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए और आपके तज्जिए के लिए। आपने कहा कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला लेकिन फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाया, इंप्रूव जरूरत है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेला। द लेजेंड मुश्ताक अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त, क्रिकेट के ऊपर अपना तबसरा दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फैशन और फन, जिसमें निम्रा नासिर आज हमारी मुलाकात करवा रही है फैशन फोटोग्राफर अब्दुल कयूम से। सो देखते हैं क्या बात हुई आज के सेगमेंट फैशन और फन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज निम्रा नासिर। आई होप यू डूइंग वेल। खैर, अगर आप ठीक नहीं भी हैं तो आज का इस प्रोग्राम देखने के बाद आप बिल्कुल ठीक होने वाले हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बीइंग अ फैशन मॉडल, मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि जो तुम शूट पे जाती हो, क्या करती हो, कैसे करती हो, तो मैं आज इस सब सवालों के जवाब दूंगी, ना सिर्फ आपको सुनाऊंगी बल्कि आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से आज काम होता है। ये सारा कुछ हम इस सेगमेंट में जानेंगे। गाइज, इस टाइम यहाँ पे शूट चल रहा है, चलें इनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सर अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं, जो फैशन इंडस्ट्री के जाने माने फोटोग्राफर हैं। थोड़ा चिन डाउन रखो, डायरेक्ट कैमरे में डायरेक्ट। ये हम थोड़ा सा कर रहे हैं और ये हम देखते भी जाते हैं साथ साथ कि हमारा लाइटिंग क्या है। तो मेन जो होता है ना, हमारा
लोग समझते नहीं है, लेकिन मेन जो है ना वो लाइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि फीचर्स हम डिस्टॉर्ट कर दें या कुछ भी कर दें। ये कॉम्बिनेशन होता है लाइटिंग का, कैमरे का, लेंसेज का। आपको कितना टाइम हो गया सर इस फील्ड में? आई स्टार्टेड इन 1984। क्योंकि काफ़ी साल तक मॉडल का कॉन्सेप्ट नहीं था लाहौर के अंदर। कराची में फिर थोड़ा बहुत था, लाहौर में बिल्कुल नहीं था। लाहौर में फैशन इंडस्ट्री शुरू करने वाले जो पॉइनियर्स थे ना, उनमें से एक मैं था। ऑलमोस्ट शायद पाकिस्तान में कोई ऐसा मैगजीन नहीं होगा जिसके लिए मैंने काम ना किया। अच्छा, अब हम जरा साथ साथ काम भी करते थे, क्योंकि इतनी देर मॉडल को खड़ा रखे ना तो उसका एक्सप्रेशन भी खत्म हो जाता है, वो भी थक जाता है। मॉडल का भी हौसला है। हाँ, नहीं हौसला रखना पड़ता है। ऐसे ही है। तो सबसे मजे की बात ये है कि लोग समझते हैं कि यार मॉडल बहुत अच्छी आ रही है, लोग समझते हैं फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। ये इट्स ऑलवेज बीन अ कॉम्बिनेशन जिसके अंदर डिजाइनर से शुरू होता है कॉन्सेप्ट, जिसने डेवलप करना है, कपड़े लेने हैं, मेकअप आर्टिस्ट इन्वॉल्व होता है उसी हद तक, इसमें फिर फोटोग्राफर्स होता है। और इनमें से कोई भी एक लिंक वीक होगा ना तो आपका काम कभी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। तो आपके सारे लिंक्स जो है ना, मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, डिजाइनर, ये कॉम्बिनेशन अगर जरा सा भी वीक होगा तो कभी आपका शूट अच्छा नहीं होगा। मॉडल तो हमारी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, इनका पूरा लुक बिल्कुल 90s की थीम के साथ जा रहा है, इनका ड्रेस बहुत एंटीक है। लेकिन मैं डिजाइनर नहीं हूँ, मैं आपको नहीं गाइड कर सकती कि किस तरह से बना होगा। तो हमारे साथ डिजाइनर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन है। अच्छा, तो वैसे तो देख के मुझे पता लग रहा है कि आपने 90s की थीम सोच के किया, लेकिन व्हाई साड़ीज? क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है साड़ीज़ की, जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लिमरी, बनारसी और लोकल हैं, जो आप शादी ब्याह में तो पहन सकते हैं लेकिन एक नॉर्मल इवेंट्स में जगहों पे नहीं पहन सकते, पार्टीज़ पे नहीं पहन सकते। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक डिज़ाइन की है जो आप अपने इवेंट्स पे रादर देन शादी उनके पहन सके। अच्छा, तो आपकी साड़ीज भी बहुत डिफरेंट हैं। ये डिजाइन मैंने नहीं कहीं देखा। आपने अपने इस सबके शूट के लिए सर अब्दुल कयूम को चूज किया, तो वो आए सर अब्दुल कयूम? एक तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, दूसरा वो मेरे उस्ताद भी हैं। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए उनकी ज़ेरे नज़र काम कर रहे हैं ताकि वो मैं अच्छी गाइडलाइन दे सकें, एक अच्छा एक्सपोजर दे सकें। जो मार्केट में वो काम करते हैं ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है, वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो उनको कि वो एक तो फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। ये अब हम देखते भी है ना साथ साथ इसको कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन स्टूडियो की लाइट्स जब हम ये फायर कर रहे होते हैं तो ये लाइट्स बिल्कुल और तरह से काम कर रही है। आई होप ये बहुत अच्छा निकलेगा, आई एम श्योर। बल्कि आपको इतना ज्यादा टाइम हो गया यहाँ पे, आपने बहुत ज्यादा मॉडल के शूट किए होंगे, बिल्कुल है ना? हाँ, अगर देखो ना कि 45 इयर्स के अंदर हमने क्या कुछ नहीं किया होगा। अब जैसे मैं मतलब कम लोगों को पता होगा, आज भी मेरा उससे बहुत अच्छा ताल्लुक है। लाइक रीमा, उसने ज़िंदगी मेरे स्टूडियो से शुरू की होगी, मतलब की थी उसने, तो खैर आज भी उससे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, बहुत अच्छा। रेशम है, मीरा है, उसमें डेपलेक्स, अभी आप डेपलेक्स को सारे जानते हैं। यहाँ पे कोई पार्लर नहीं होता था जब हमने काम शुरू किया था। तो मतलब लाहौर में मेरा नहीं को बंदा क्लेम कर सकता है कि वो मेरे से ज़्यादा सीनियर है या मेरे से ज़्यादा उसने काम किया हुआ है। हालांकि मैंने फैशन में मतलब ये थी, मीरा थी, रेशम थी, सना थी, मोमी का जब मैंने पहला शूट किया मुझे आज भी याद है, उसने बुक्स साथ रखी हुई थी और उसके ए लेवल्स के गालिबन पेपर कुछ हो रहे थे या कोई असाइनमेंट्स उसकी चल रही थी, उसके लिए हमने शूट किया। अब इतनी देर हो गई है तो कई चीज़ें तो मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या किया होगा। आपकी सारी बातें सुन के सर आई एम अ फैन नाउ। मुझे अपना भी एक्सपीरियंस याद है, मैंने नया काम शुरू किया तो लोगों को एक टिपिकल कॉन्सेप्ट होता था फोटोग्राफर्स की वो स्टैंडिंग भी नहीं होती। तो मेरी कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया थोड़ा सा, तो एक बंदा था, उसने मेरे से उतर के पूछा यार क्या करते हो? मैंने कहा मैं फोटोग्राफर हूँ। थोड़ी मेरी शक्ल देखता है, मैंने कहा यार है तू फोटोग्राफर, रखी तो गड़ी हुई है। तो ये माइंडसेट ये था लोगों का कि यार फोटोग्राफर जो है ना वो कुछ बड़ी नॉट अ बिग शॉट, कोई बड़ी काम नहीं है, कोई ये तो ऐसे ही आम लगे फिर रहे होते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। हाँ, हमने वो रिस्पेक्ट क्रिएट की, उनके लिए बनाया, लोगों को एक पहचान दी कि यार नहीं, हाँ आप कहीं भी जाते हैं लोग फख्र से कहते हैं कि यार हाँ बिल्कुल ऐसे हम जानते हैं कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम लोगों को रिस्पेक्ट मिली है। वैसे चलिए हम अपना काम करें, थैंक यू, मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। शूट तो आपका हो गया, मैं फोटोज देख सकती हूँ? हाँ श्योर, क्योंकि ये तो हमें खुद भी देखना होता है साथ साथ कि हमारी डिटेल में कहीं कुछ चीज़ रह तो नहीं गई। प्रोफेशनल फोटोज आई हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है यार। कि मुझे कोई ज़रूरत है, मेरी लाइट वगैरह जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, कोई शेड क्रिएट नहीं हो रहा जो मुझे ख़त्म करना हो, कुछ नहीं आ रहा। मुझे भी यहाँ पे देख के कुछ नहीं लग रहा है जिसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है।
तो ऑलमोस्ट ये 80-90% डन जॉब है। इतनी आपने मॉडल्स की तो फोटोज ले ली, मेरी भी लेना फोटोज। चलो जरूर, अभी कर देते हैं, अभी मौका भी करते हैं। जी तो नाजरीन, सर अब्दुल कयूम साहब अब मेरी फोटोज लेने वाले हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नहीं, स्माइल प्लेयर जी, नहीं सर, जितने लोगों के साथ एक्सपीरियंस होना हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, थैंक यू और सो एक मच। लर्निंग प्रोसेस होता है जितना हम सीखते हैं। जी जी अभी आप आए ना सामने, फिर साथ साथ गुफ्तगू भी करते हैं हम लोग। ठीक है। यार तो बहुत कैप्चर किए हैं फोटोज। नाइस। आई नेवर न्यू मैं स्माइल करते हुए अच्छी लगती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वाज प्लेयर टॉकिंग टू यू, वाज प्लेयर मीटिंग। थैंक यू। बात करते हैं हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है, और ए ग़ज़ाल शब किताब है जिसमें बात हो रही है। आज क्या बात हो रही है आपको दिखाते हैं। ऐ ग़ज़ाल शब तेरी प्यास कैसे बुझाऊं मैं, कि दिखाऊं मैं वो शराब जो मेरी जाम में है। वो शराब साहिर खौफ है जो शहर से शाम के राह गुजर में फरेबे राह रुए सादा है। वो शराब ज़्यादा शराबगर के हजार सूरतें नौ बनौ में कदम कदम पे सितारा है। वो जो गालिब वो हमागीर दस्ते गुमा में है। मेरे दिल में जैसे यकीन उनके समा गया, मेरे हस्सोबूद पे छा गया। ऐ ग़ज़ाल शब उसी फितनाकार से छुप गए मेरे दीरो जूद भी ख्वाब में, मेरे नज़्ज़ो दूर हिजाब में। वो हिजाब कैसे उठाऊं मैं जो कशीदा काल्बे दिल में है, कि मैं देख पाऊं दरूने जहाँ खौफ व गम का निशान नहीं, जहाँ ये शराबे रवां नहीं। ऐ ग़ज़ाल शब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। सिलसिला है नावल ए ग़ज़ाल शब पर गुफ्तगू का, और बात हो रही है तार साहब के साथ। पिछली जो किस्त थी उसमें हमने ए ग़ज़ाल शब का जो नाम है वो पूछा था तार साहब से कि इस नावल का नाम आपने ए ग़ज़ाल शब क्यों रखा, और नून मीम राशिद की नज़म से क्यों ये नाम जो है आपने मुस्तार लिया। अब्दुल्ला हुसैन साहब के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही थी पिछली किस्त में, जिसमें उन्होंने एक तस्हीह की थी कि ये जो एक पोस्ट उनके जनाजे के हवाले से अमूमन आप देखते हैं कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल होती है, तो उस पर यकीन न कीजिए, वो बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ाना सी बात है। और दूसरी बात यह है कि D.H. लॉरेंस के हवाले से भी बात हुई थी कि वो क्यों नावल निगार को फ़लसफ़ी, साइंसदान और शायरों से बरतर ठहराते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। ए ग़ज़ाल शब पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और इस वक्त जेन ऑस्टिन का एक कॉल जो है वो मैं नकल करना चाह रहा हूँ। वो कहती हैं कि ये फ़कत नावल है जहाँ इंसानी ज़हन अपनी कुल सलाहियतें आश्कार करता है, और जहाँ हर इंसानी जज्बा बेहतरीन ज़ुबान में इजहार पाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। सो इस कॉल की रोशनी में साहब बताइए कि ए ग़ज़ाल शब की जो तख्लीक है या उसका तजर्बा है तख्लीक का, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, कुल तो नहीं होती। मेरा ख्याल कि कभी भी जो कुछ आपके अंदर है उसकी मुकम्मल बायाफ्त नहीं होती। सिर्फ जो रिक्वायरमेंट होती है उस नावल की, उसके कैरेक्टर्स की, सिर्फ वो चीज़ें वो बाहर आती। और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत मरतबा अर्ज़ किया है कि भाई नावल के लिए तजुर्बा तो ज़ाहिर है, मुशाहिदा वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अलावा जो इंसानी ह्यूमैनिटी है उसके जितने भी तबकात हैं, वो एक वली अल्लाह से लेके आप चलते आए उसमें तमाम तबके शामिल हैं मुआशरे के, और मैं भी एक तवाइफ तक, या एक जो गटर साफ़ करने वाला मजदूर है उस तक, जब तक नावलिस्ट के पास ये पूरा तजर्बा नहीं होगा तमाम तबकात का, तब तक वो एक मुकम्मल नावल नहीं लिख सकता। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो उन चीज़ों में से गुजरा हो। सही, ये सब चीज़ें मुशाहिदे के हवाले से होती हैं। ठीक, जिस तरह अब बहाव में पारोशनी इज़ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। मैं कभी मतलब खुद तो औरत नहीं हुआ, उसमें एक बच्चे की तो ये जो इंकलिंग है, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ
कि नावलिस्ट होने के लिए, मुकम्मल नावलिस्ट होने के लिए जो मर्द हजरात है नावलिस्ट, कम से कम मैं अपना एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझ में 30 या 40% औरत है। अगर नहीं होगी तो फिर मेरे फीमेल कैरेक्टर किस तरह उस तरह पॉपुलर होंगे या एक्सेप्टेड होंगे या क्यों मशहूर होंगे? क्योंकि वो अंदर एक फीमेल है ना। बिल्कुल ठीक। तो वो माशरे के तमाम तबकात की नुमाइंदगी के लिए जाहिर है कि मर्द और औरत उसमें बेसिक कैरेक्टर्स हैं, तो उनकी साइकी या उनकी महसूसात जब तक आपके पास नहीं होंगी आप उन दोनों को डिपिक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह ही जो ख़वातीन नावल निगार हैं जिन्होंने बड़े नावल लिखे हैं, कुर्रतुल ऐन है, उनके अंदर एक मर्द मौजूद था। उनके बड़े पावरफुल जो हैं गौतम नीलम्बर और बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं, वो जब तक मर्द की साइकी उनके अंदर नहीं है, वो फील नहीं करती, वो लिख नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मेरा पस मंज़र क्योंकि गांव का है और हमारा जो घर था उसके आसपास आग के पौधे हुआ करते थे और बचपन में बहुत हम उनको देखा करते थे। बढ़िया एक मुशाहिदा हुआ करता था कि उसके जो डोडे हैं वो जब फटते हैं तो उसके अंदर से एक रुई नुमा एक चीज़ सी निकलती है और फिर वो हवा में उड़ती फिरती है। इस नावल की बिल्कुल इब्तिदा में ही आग के पत्ते और डोडों, और फिर आपने इनको माई बूढ़ियाँ कहा है, माई बूढ़ियों का जो नक्शा आपने खींचा है, तो मैं अपने हवाले से तो ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरा पस मंज़र गाँव का है और आपके हवाले से मेरा सवाल ये है कि क्योंकि आपका पस मंज़र उस तरह गाँव का नहीं है, लेकिन ये जो आग के पत्ते और उनके डोडे और जो माई बूढ़ियाँ हैं उनका जो इतना तफसीली और क्या मंजर कशी है, तो ये मुशाहिदा कहाँ से आया? मेरे एक्चुअली मेरी ज़िंदगी गुजरी तो शहर में है, लेकिन मैंने 2-3 साल कस्बे एक है गखड़ मंडी, अब तो शहर हो चुका है, वहाँ गुजारे। तब वहाँ पे वीराने थे और तबदी दोपहरों को या मैं जौहर में मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता था और वो नहीं पकड़ी जाती थी, कछुआ आ जाता था उसकी जगह, या फिर उससे परे एक रड़ा मैदान था उसके, मैं वहाँ पे दोपहरों को चला जाता था और इट वॉज ए फैसिनेटिंग प्लेस क्योंकि वहाँ पे सांप भी थे, कोई दिखाई दे जाता था और गर्मी में वो मदहोश हो रहे होते थे, मतलब कि सांप भी मतलब उसके ऊपर भी तो असरअंदाज होता है। सर्दियों में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता बेचारा। और उसमें किरले और बाकी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जगहों पे मैंने वो सारा डिपिक्ट किया। और उसमें जो लू की जो लहरें हैं ना तपती दोपहरों में, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करती थी क्योंकि वो एक डेसोलेशन का जो फीलिंग होती थी वो मैं एंजॉय करता था। और वहाँ पे आग के बूटे होते थे और आग के बूटे में से वो छोटी सी माई बूढ़ी निकलती थी और सामने आप देख सकते हैं कि उसका डोडा जो है ना यूँ कटक करके खुलता है और उसमें, और इट इज़ ए फैसिनेटिंग, जिसका बच्चा पैदा होता है उस किस्म की फैसिनेशन होती है और फिर वो उड़ना शुरू कर देती है। एक बच्चे के लिए इससे ज़्यादा फैसिनेशन क्या होगी कि एक रुई की चीज़ है और वो उड़ती चली जा रही है और हम उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं और उसमें एक बीज है जी। और कुदरत की तरफ से वो बीज जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पता नहीं किन जगहों पे, वहाँ से मे भी सैकड़ों किलोमीटर दूर। तो ये जो माई बूढ़ी है, जिसको उर्दू में भी माई बूढ़ी ही कहा जाता, ये मुझे फैसिनेट करती थी। और बाद में वो एज ए सिम्बल मेरे जहन में, और सिंबल का लफ्ज़ भी बड़ा बामायने इसलिए कि सुंबल का जो दरख्त है उसमें से भी माई बूढ़ियाँ फूटती हैं। तो एक ज़ाले शब में मास्को में सुंबल के दरख्त जी, तो वहाँ मैंने देखा कि वो उड़ रही हैं। तो उससे वो जो कंपैरिजन है पंजाब के रड़े मैदान में जो तपती दोपहर है और मास्को का वो भी गर्मियाँ ही थी, तो उसमें जो माई बूढ़ियाँ उड़ रही थी तो वो मेरा पंजाब की तरफ ध्यान गया और मेरा कैरेक्टर जो था वो पंजाब का था, इसलिए वो फैसिनेट होता था, उनके पीछे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि तार साहब के जितने भी नावल हैं, वो शायर राख है, वो खशाक ज़माने है, ये बहाव है, गज़ाल शब है, इसमें आपको अपनी ज़मीन के हवाले से एक ऐसा मुसन्निफ़ नज़र आता है जो कि अपनी ज़मीन से वाकिफ़ है, अपनी धरती से वाकिफ़ है, उसके बेल बूटों से लेके उसके छोटे छोटे जानवरों से लेके तमाम उस हयात से वाकिफ़ है, तमाम अनवाह से वाकिफ़ है। और ये तो बुनियादी शर्त है किसी भी नावल निगार या किसी भी बड़े अदीब की, ये निशानी है। और ये निशानी जो है वो तार साहब में आपकी तमाम किताबों में आपको आइडिया होता है कि किस तरीके से वो लैंड को और उसमें रहने वाले जो मुख्तलिफ अनवाह हैं उनको कैसे डिपिक्ट करते हैं, और बहुत ही कमाल मुशाहिदा भी है।
तो ए गजाली शब में ये जो आग के पत्ते और डोडे और उनकी माई बुढ़ियों वाले जो सफ़ात हैं, वो देखिएगा कि वो क्या कमाल है कि एक फ़र्द है जो कि मास्को में है, वो इंतहाई नॉस्टैल्जिक है अपने पंजाब के वाले से, क्योंकि ज़माना हो गया उसने नहीं देखा, और कैसे वो सुंबल के फूलों में उसको ऐसा एहसास होता है जैसे ये वही आग के पत्ते हैं और डोडे हैं और उनके अंदर से निकली हुई माई बुढ़िया हैं। तो ए गजाली शब पे जो हमारी गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। अगले सोमवार को दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। भाई आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, और स्पोर्ट्स में आज हम गोल्फ की बात करते हैं। आपको पता है सिर्फ हम क्रिकेट पे फोकस नहीं करते हैं, हम हर किस्म की स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। और जिक्र है आज पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का, जो कि अहमद बेग ने जीती है। अहमद बेग ने 4 राउंड्स के मुकाबले में तसलसल के साथ गोल्फ खेली। और हम इस पीएफ स्काई व्यू गोल्फ क्लब के हवाले से आपको बताएं तो इसके अहमद बेग ने चारों राउंड्स के अंदर अपनी महारत का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। मजमूई स्कोर उनका 274 रहा और ये टाइटल अपने नाम किया उन्होंने। लाहौर गैरिजन ग्रीन्स के मतलूब अहमद इस हवाले से रनर्स अप रहे, और मतलूब अहमद का जो मजमूई स्कोर था दैट्स बीन 283। इसी तरीके से एम आलम ने 284 स्कोर के साथ तीसरी पोजीशन अपने नाम की, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सो हम बात कर लेते हैं अहमद बेग से। अहमद, आपको खुश आमदीद कहेंगे और मुबारकबाद देंगे। कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू सो मच जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अहमद, पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप आप अपने नाम की, कैसा फील हुआ इस चैंपियनशिप के हवाले से बताएं। किस तरह के मैचेस थे, कितने टफ थे, कितने चैलेंजिंग थे? जी जो ये पाकिस्तान ओपन हमारा टूर्नामेंट है, बेसिकली एक नेशनल इवेंट है हमारा पाकिस्तान का गोल्फ का। तो इसके लिए सारे बड़े एक्साइटेड होते हैं और सब बड़ी प्रैक्टिस में होते हैं सारे प्लेयर्स। और वैसे भी पीछे पॉलिटिक्स की वजह से आफ्टर कोई 1 मंथ के बाद हमारा ये स्टेट पाकिस्तान ओपन मैच आया था, तो हर प्लेयर जो था बड़ी प्रैक्टिस में था और सब सारे फॉर्म में थे। तो अच्छा कंपटीशन था। और मेरी बेसिकली होम कोर्स है गैरिजन, इधर से मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी सारा कुछ, और मुझे इधर हाउ टू नो सारा कुछ पता था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बेनिफिट था, तो इसीलिए अच्छा खेला ज़्यादा इधर। अच्छा ठीक है। ये भी हमें बताइए कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले हम देखते हैं, और वैसे भी खैर उमूमी तौर पे भी गोल्फ को कहा जाता है कि सर डी स्पोर्ट बहुत सिलेक्टिव किस्म के लोगों के लिए, जो कि महंगा खेल है, और फिर इसके लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है वो भी पाकिस्तान में उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी लिहाज से पाकिस्तान के पास ऐसे गोल्फ कोर्सेज मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल सकें और पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी जा सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें? जी जी बिल्कुल, हमारी जो गोल्फ कोर्सेज हैं, हमारी काफ़ी गोल्फ कोर्स जो है, जो डिफेंस राया है मुल्तान में भी सर निक फाल्डो ने डिज़ाइन की है, फर्स्ट सिग्नेचर गोल्फ कोर्स है वो। और जो राया में है, फिर रॉयल पाम है, और काफ़ी गोल्फ कोर्सेज है जो बाहर की गोल्फ कोर्स से कंपेयर काफ़ी। और बड़ा स्कोप है पाकिस्तान के गोल्फ का भी। आप वैसे भी देखेंगे काफ़ी गोल्फ कोर्सेज बन रही हैं और यंगस्टर भी काफ़ी गोल्फ में आ रहे हैं। तो गोल्फ खेल सकते हैं आप, मतलब अगर आपको बेसिकली हमारे गोल्फ लाइव नहीं आती या कुछ लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है गोल्फ का, तो इसीलिए लोग ना खेलते। तो अगर जो हमारे जो उनका यही प्लान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अहमद, आप प्लीज़ अपने फ़ोन को थोड़ा सा सही कीजिएगा, आपकी ऑडियो जो है वो ब्रेक हो रही है। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ क्लियर आए। अहमद, आपने जिसका खुद भी कहा गोल्फ कोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि जो यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, जो यहाँ पे प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं या जो नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर आगे जाने की जो रास्ते हैं वो ओपन हैं? और सेकेंडली आपके जो ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं वो किस तरह से हैं? आप गोल्फ को फुल टाइम परसू करते हैं या आपकी दीगर हॉबीज़ भी हैं उनके साथ आप इस गोल्फ को खेल रहे हैं? जी, इस तरह जो मैंने काफ़ी देर पहले अपनी स्टडी 2016 में मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी थी आफ्टर मैट्रिक। तो उसके बाद मैंने पूरा टाइम गोल्फ को दिया। फिर मैं इंटरनेशनल भी काफ़ी खेला, कतर में भी जीता, इंडोनेशिया में भी जीता, वियतनाम में भी जीता, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। तो अभी मैं प्रोफेशनल हो गया थी। लास्ट वीक में मैं सऊदी अरबिया में गया था, वहाँ पे मैंने 11th पोजीशन फिनिश की थी। तो गोल्फ में ये है कि हमारे पाकिस्तान में हम लोगों के लिए ये है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली कि इधर कोई गोल्फ अकेडमी नहीं है, कोई सर्टिफाइड कोच नहीं है जो कि सिखा सके। तो ये मेरी
फेडरेशन अच्छा अहमद, एक इंटरेस्टिंग सवाल इसमें यह है, अमूमी तौर पे बाकी जितने भी खेल हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जी बचपन से बच्चे खेलना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद वो एक सर्टेन एज के अंदर, और जितने यंग आप होते हैं उतने अच्छे आप प्लेयर होते हैं। क्या गोल्फ के, क्योंकि गोल्फ आपने देखा यूजुअली लोग अपनी रिटायरमेंट के बाद खेल रहे होते हैं और रिटायर्ड लोगों का खेल होता है ये, तो इसको प्रोफेशनली खेलने के लिए क्या आपको वही एनर्जी चाहिए, क्या आपको वही एक्सीलेंस एज के हवाले से चाहिए जो बाकी स्पोर्ट्स के अंदर है, या नहीं आप एज के किसी हिस्से में भी अगर आपका इंटरेस्ट होता है आप इसको खेल सकते हैं? और इसमें ज़रूरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है टू बी अ गुड प्लेयर इन गोल्फ? सर जी, गोल्फ में एक ये है ना कि ये हमारे पाकिस्तान में सिर्फ है कि जी सिर्फ रिटायर बंदा खेल सकता है गोल्फ, बट जो आप इंटरनेशनली सारी पूरी वर्ल्ड में आप देख लें, गोल्फ ही सारी प्रोफेशनल्स की है। जो प्रोफेशनल खेलते हैं वही हमारे पाकिस्तान में ये है कि अगर बंदा रिटायर हो जाए तो पैसे मतलब ज़्यादातर आर्मी की गोल्फ कोर्सेज हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे ये नहीं है। बाहर जो है, बाहर छोटे बच्चे से लेके हर बंदे को गोल्फ पे आप वो सिखाते हैं, और मतलब हम जब बाहर जाते हैं खेलने तो उनके जो प्लेयर होते हैं वो वेरी यंग, वो मतलब छोटे छोटे होते हैं। तो हमें यही होता है कि यार चले हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी अकेडमी कुछ हो कि ताकि हमारे बच्चे भी यहाँ से छोटी एज में निकलें। तो जरूरी है कि आप बूढ़ी उम्र में खेलें। गोल्फ है बेसिकली प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल के अलावा कुछ नहीं है। ठीक हो गया, यानी ये एसोसिएट कर दिया जाता है कि सिर्फ रिटायर्ड लोग ही गोल्फ खेलते हैं, ऐसा नहीं है। अहमद के मुताबिक बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं और इंटरनेशनली भी लोग छोटी उम्र से बच्चों को इसमें ट्रेन करते हैं। अहमद, कोई इंटरनेशनल प्लेयर जिसको आप आइडलाइज करते हो, जिसको आप फॉलो करते हो? हाँ जी, मेरा एक प्लेयर है, उसका नाम है रोरी माइकलरॉय, ये नेदरलैंड से है। ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं बुनियादी महारत आपसे पूछूं कि क्या चाहिए, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट बैटर के लिए एक फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसका बॉल को जज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है टू बी अ गुड गोल्फर? बेसिकली ना गोल्फ में आप हमारे पास होती हैं, एक पूरा गोल्फ सेट होता है जिसमें 14 स्टिक्स होती हैं। आपको रिक्वायर्ड होती है कि 14 से ज़्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते एक मैच में, और आपको वो 14 की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेली। और बॉल जो होती है उसके साथ आपको जैसे आप स्पिन करवाते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आती है। और बहुत ऐसी गेम है कि आप गोल्फ के साथ जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, न्यू डेज आपको एक डिफरेंट फील होगा कि मेरी बॉल राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, तो बड़ी मुश्किल गेम है। इसके लिए आपको बड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा इसका कमर्शियल एस्पेक्ट जो है किसी भी खेल का, क्योंकि बहुत सारी खेल सिर्फ पाकिस्तान में बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसे पनप नहीं सकती, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में या हम जैसे मुल्कों में कमर्शियली जो कमर्शियल वायबिलिटी होती है किसी स्पोर्ट्स की वो नहीं होती। गोल्फ भी शायद एक ऐसा स्पोर्ट है, मुझे लगता है, चूँकि ऑडियंस की कोई बहुत बड़ी तादाद इसको नहीं देख रही होती। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे काइंडली क्लियर कंफर्म भी कीजिएगा। तो इसकी फिर कमर्शियल वायबिलिटी क्या है? अगर ये बतौर खेल खेला जाता है, लोगों में आता है, तो फिर कमर्शियली वायबल है इसको स्पॉन्सरशिप्स वगैरह के नुक्ते निगाह से? हमारे जो लोकल इवेंट्स होते हैं इसमें बहुत बड़ी कंपनी स्पॉन्सर भी करती है। बेसिकली जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उनको गोल्फ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ना ये टीवी पर आती है ना तो जैसे मैं समटाइम बाहर जाता हूँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एयरपोर्ट पे सारे लोग देख रहे होते हैं हमारी गोल्फ वो किट देखे कि ये क्या चीज़ है, तो हम उनको बता गोल्फ किट है। तो वो इवन वो जो एयरपोर्ट पे वो जारे सिक्योरिटी वाले होते हैं वो भी यही पूछते हैं। तो गोल्फ का पता नहीं है, जब तक गोल्फ लाइव नहीं चलेगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा। बट अभी कराची में हमारे काफ़ी इवेंट्स होते हैं, अभी जनवरी से स्टार्ट है हमारे इवेंट्स कराची में, तो वो काफ़ी पीटीवी स्पोर्ट्स पे आते हैं, हमारे लाइव चलाते हैं कराची वाले। ठीक है, सही। यानी आपके मुताबिक अगर लोगों को दिखाया नहीं जाएगा, उन्हें बताया नहीं जाएगा, तब तक लोगों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। फ्यूचर प्लान्स क्या है अहमद आपके? कोई ऐसा टूर्नामेंट, कोई ऐसी चैंपियनशिप जिसके लिए आप इंतजार में हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? जी, अभी मैं 15 जनवरी को जा रहा हूँ थाईलैंड और एशियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल। अच्छा, एशियन क्यू स्कूल होता है गोल्फ में, प्रोफेशनल के लिए क्यू स्कूल होता है। अगर वो आप पास करें तो आपको साल का कार्ड मिलता है, जो आप प्लेइंग कार्ड होता है, जिसके ऊपर आपको प्लेइंग राइट्स मिल जाते हैं। फिर आप एशिया में कहीं भी खेलें, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है यूरोपियन टूर। तो अगर
लिए जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ एक और लड़का है मिनहाज, हम दोनों जा रहे हैं अभी 15 जनवरी को फॉर एशियन टूर के स्कूल। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा अहमद, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी गेम से अपने प्लान्स के हवाले से हमें बताया। इट इज़ अहमद बेग जिन्होंने पाकिस्तान ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीती है और इसमें उन्होंने मजमूई तौर पर जो उनका स्कोर है वो बहुत ज़बरदस्त रहा। अपने मुखालिफिन के मुकाबले में 274 रन का स्कोर इन्होंने किया और इनके जो मुखालिफिन थे उन्होंने बिलतरतीब 283 और 284 स्कोर किया। इस तरह अहमद चैंपियन ठहरे और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में गोल्फ का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। गोल्फ कोर्सेज हमारे पास अच्छे हैं, लेकिन एक तो मीडिया के जरिए लोगों को दिखाया जाए और ज़्यादा लोगों को मौके दिए जाएं कि वो आके अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके इस खेल के अंदर। सो इस पॉइंट के ऊपर में ब्रेक लेना। यस, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। बैक टू एक्सप्रेसो, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी। शो का वक्त खत्म हो रहा है लेकिन हम आपको एक्सरसाइज करवाना नहीं भूले और उसके लिए आज हमारे साथ खुशी, लॉन्ग टाइम खुशी। थैंक यू इमरान। सो गाइस, टुडे हम एक स्पेशल वर्कआउट करेंगे जिसको हम वंडर वुमेन वर्कआउट कहते हैं। सो ऑल द लेडीज़ हु वांट टू डू अ बिट ऑफ इंटेंस वर्कआउट, जो थोड़ा सा चैलेंज करना चाह रहे हैं अपने आप को, जो रेगुलर हैं जिम में या हु आर यूज्ड टू यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ heavier weights या heavier dumbbells, they can try this. And guys, आपने maximum अगर घर पे कर रहे हैं या beginner हैं तो 3 to 4 kgs use करें, not more than that. So guys, what we need is iron to be a Wonder Woman. So we need a pair of dumbbell. So first exercise is called split jerks, in which the dumbbells are on your shoulders and you have to jump into lunge position and extend your arms up to press. And 1. And your weight should be on your back leg and your feet should be pressed down. And elbows tucked in. And again guys, weight on your back leg. You don't have to do a full lunge. Your back knee would be slightly bending down. Okay, second exercise, we need 1 dumbbell. So guys, we're going to do squat jump and we're going to challenge ourselves with the dumbbell. So 1, 2, 3, 4. And sideways guys, make sure your chest is up, dumbbells in your both hands. आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं from the edges as well, from the middle as well. So chin up, back straight, chest forward, push your hips back, toes pointing out and jump. जिनकी नी में पेन है, they can go in on their toes, go down on their toes, sorry. So third exercise is called squat cleans. We need pair of dumbbell guys. So what you're going to do, we're going to do a deadlift and you're going to transition it into squat position. Squat, front rack squat. So go down, hinge your hips back, lean forward, knees not going forward. They're behind your toes and you're going to stand, extend, dumbbells on your shoulder and go into squat position. It's a combo of 2 exercises guys. So again, go down and stand. Front rack position, this is called front rack position, elbows in, chest up, chin up and squat down. Third exercise, you still need the dumbbells, we're going to go on the floor. Sorry, fourth exercise, plank rows and chest down. आप knees पे कर लें if you're a beginner, elbow towards the ceiling, punch down, wrist right below your shoulders, palms pressed down, stomach tucked in, breathe out, breathe in as you pull, as you punch down, breathe out. And down. And then guys, one last exercise that everybody hates and they love them as well, that's why they hate them. So it's called burpees guys. So we're going to go on the mat. This is the only exercise we're going to do without the dumbbells. Go down, palms on the floor, chest down, jump forward, stand and jump. One more time guys. And for beginners, what you're going to do is you're going to go on our palms, jump back, chest floor pe nahi lagana, jump forward and stand. So guys, you're going to do this for 5 minutes, 40 seconds on, 20 seconds off, and we're going to do 4 circuits. And after every round, you have 2 minutes off. So guys, try this Wonder Woman workout at home
and give us your feedback. थैंक Take यू care, Allah वेरी मच Hafiz. खुशी, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह एक्सरसाइज बताने के लिए। खुशी शुक्र है आप आ गई खुशी, कभी कभी आप नहीं आती तो तुम्हारे हमें सिर पे परेशानी खुशी हो आ जाती गई, है। खुशी। हाँ। खैर जी, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी साहब का जिक्र करेंगे। 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। कौमी तराने के बाद हफीज जालंधरी का दूसरा बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जो लोग उर्दू के पढ़ने वाले हैं उनको मालूम है। हफीज जालंधरी साहब ने गज़ल और नज़्म के शोबों में अपना लोहा मनवाया और अपनी जो शायरी है इसके ज़रिए मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत न सिर्फ बेदार किया बल्कि भरपूर तरीके से भरा। हफीज़ जालंधरी साहब के कलाम को गाने पर मलका पुखराज को दुनिया भर में शोहरत मिली। अदबी और फ़नी खिदमात पर हफीज़ जालंधरी साहब को हुकूमत ने हिलाल इम्तियाज़ भी अता किया और उन्हें शायर पाकिस्तान और शायर इस्लाम के खिताबात से भी नवाजा गया। आप 21 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन 1982 को 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और अपने चाहने वालों के दिलों में यकीनी तौर पे हमेशा ज़िंदा हैं। और आज उनकी चूँकि डेथ एनिवर्सरी है तो हमने ज़रूरी समझा कि हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करें। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। प्रोग्राम में आखिरी स्टोरी भी है अबाउट लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। आप बता दीजिए। फ्लाइट सिस्टम क्रैश होने से मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। मुसाफिर जी सोशल मीडिया पर भी गमो गुस्से का इजहार करते रहे और एक खबर इस इदारे के मुताबिक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट सिस्टम है वो क्रैश होने से मुसाफिरों का रश लग गया। फ्लाइट 24 घंटे ताख़ीर का शिकार रही, जिसके बायस मुसाफिरों ने एयरपोर्ट के लाउंज में डेरे डाले और एयरपोर्ट मुसाफिरों के सामान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नहीं पता नहीं, ये तो मुझे रेलवे स्टेशन लग रहा है। सोशल मीडिया पर जी वायरल वीडियोस में मुसाफिरों को जहाज के फर्श पर सोते हुए देखा जा सकता है। तो लिहाजा ये जो सिस्टम है, अब लाहौर से भी कुछ फ्लाइट्स लेट उड़ी हैं जिसकी वजह से फर्दर जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं वो भी डिले होती नहीं और इसी तरह ये फिर जब इट्स मे बी बिकॉज़ ऑफ क्रिसमस हॉलीडेज। मुझे लगता है कि हॉलीडेज पे बहुत लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, फिर दिसंबर भी है तो बहुत से लोग अपनी एनुअल लीव्स ले रहे होते हैं। खैर जी, आई होप थिंग्स गो वेल। आपने शो एंजॉय किया तो हमें फीडबैक दीजिएगा, नहीं किया तो ना दीजिएगा। कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए।